वेलकम बैक टू एके एकेडमी। एके एकेडमी क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आदित्य आज फिर से लेके आया हूँ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दारोगा, रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी या फिर आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का मालानगंज निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? तांबा, लौह अयस्क, बॉक्साइट या फिर कागज? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन पे केवल 5 सेकंड का ही समय मिलेगा और उसी 5 सेकंड में आपको आंसर करना होगा। ओके, तो टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश का मलांज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है? जल्द से बताएं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तांबा हमारा होगा। यहाँ पे राइट आंसर तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का मलांज खंड तांबा अयस्क के लिए है, जबकि मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस लिए है? नेपा नगर अखबारी कागज के लिए। यहाँ पे जो है कागज में अखबारी लगा लेंगे। ओके, अखबारी कागज ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए और मध्य प्रदेश का मालांज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे तांबा हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अगर इसको ए मानते तो। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जल्द से बताएंगे। और ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, सॉरी जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर या फिर बोकारो। जल्दी से आंसर करेंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? जल्द से बताएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा जमशेदपुर। ध्यान में रखेंगे, जमशेदपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति झरिया की खानों से, झरिया यानी कि ये झरिया, झरिया की खानों से एवं लौह अयस्क की प्राप्ति मयूर मयूरभंज की खादानों से प्राप्त होती है। ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 25%, 17.64% या फिर 18.32% या फिर 17.5%? जल्द से बताएंगे आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो यहाँ से एक बात और आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन और, कि जो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन जो हमारे देश का है वो प्रत्येक 10 साल की अवधि पे यहाँ पे जनगणना होती है हमारे देश में। तो और 2011 में हुई थी अंतिम बार, और अब जो होगी 10 साल बाद यानी कि 21 में होगी। तो अब 21 में होने ही वाली है कुछ समय में। सरकार वो सारे प्रावधान जो भी होते हैं जनगणना के उन सभी को लागू करेगी। तो 21 में होगी और 21 तो चल ही रहा है। चलिए फिलहाल यहाँ पे आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल है पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है प्रति 165 मीटर, प्रति 136 मीटर, प्रति 132 मीटर या फिर प्रति 38 मीटर? जैसे बताएंगे कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। कितना तापमान बढ़ता है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। आपके पास 5 सेकंड का ही समय है, ज़्यादा समय है नहीं आपके पास, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो प्रति 32 मीटर, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, प्रति 32 मीटर। ठीक है, कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है प्रति 32 मीटर। ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राचीन पर्वतों में से एक है?
हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत या फिर सिक्किम पर्वत? जल्द से आंसर करेंगे आपके पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राचीन पर्वतों में से एक है? तो यहाँ पे है अरावली पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर और सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, अरावली पर्वत। ध्यान में रखेंगे, भारत के प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, कौन सा अक्षांश अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का समय है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ध्यान में रखें कि हमारा राइट आंसर होगा ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से एक बात और कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है, मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश अगर कहे आपसे तो 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच स्थित है, लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री और 8 डिग्री जो है ये मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। और फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन लोग को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। चितपावन किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। चितपावन किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की ये जो चितपावन जनजाति है ये महाराष्ट्र की जनजाति है। और महाराष्ट्र में दो और प्रमुख जनजाति है जो कि है बार्ली और कोली। बार्ली और कोली ये भी महाराष्ट्र की ही जनजाति के अंतर्गत आती है, बार्ली और कोली और चितपावन, ये तीनों जनजाति है जो कि महाराष्ट्र की एक प्रमुख जनजाति है। ओके, चलते फ्रेंड्स अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित में से उच्च न्यायालयों में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मद्रास या फिर उड़ीसा? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। यहाँ पूछा गया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप में कौन से उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, ये आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कोलकाता। ध्यान में रखेंगे, कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर हम देखें तो यही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आर्टिकल का मतलब फ्रेंड्स होता है, यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233 या फिर आर्टिकल 230? जल्द से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है ये आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 233 होगा, आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में ऐसा कहा गया है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 233 में किया गया है, अनुच्छेद 233। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि जिला न्यायाधीश जिले की सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। फ्रेंड्स अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था? सवाल फिर से समझिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में शामिल किया गया था? जल्द से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको ध्यान में रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलते फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है? जैसे बताएंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है?
भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1935? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का ही समय है इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, या फिर रूस? जैसे बताएंगे, संसद के दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यही आपको बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान में रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह बात लिया गया है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलते फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया था? क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर साइमन कमीशन? जल्दी से आंसर करेंगे, किसका राइट आंसर होगा, किसका राइट आंसर क्या होगा? किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया था? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। ओके, तो अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि ये जो अगस्त प्रस्ताव आप देख रहे हैं, 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार एम एन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव, जो कि 1940 के रूप में जाना जाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, यानी कि दिखाई देता है? जो संविधान निर्माता थे उन निर्माताओं के मतलब नज़र में, उन निर्माताओं के नज़र में निम्नलिखित में से किस में, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, मतलब दिखाई देता है, यही आपको बताना है यहाँ पे। तो चलिए से करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य के निर्देश तत्व, या फिर मूल कर्तव्य? जल्द से बताइए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उद्देशिका। ओके, उद्देशिका ध्यान में रखेंगे, जिसे कि भारत की प्रस्तावना भी कहते हैं। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार? जल्द से बताइए फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। भारत के संविधान के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अधिकार नहीं है बताना था, तो ये नागरिकता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं अगले सवाल पे। सॉरी फ्रेंड्स, आगे कोई सवाल नहीं है, और यही इतना ही सवाल था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जीके जीएस के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्लास में बने रहिए, और आपकी ये क्लासेस अब डेली मिलेंगी। और अब जो आगे हमारा टॉपिक होने वाला है वो बायोलॉजी से होने वाला है, यानी कि जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान से अब हमारी क्लासेस होंगी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं कि क्लास में उपस्थिति के तौर पे आप सभी लोग अपने देश प्रेम के मकसद से जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। मुझे अच्छा लगता है, ये क्लास में उपस्थिति के तौर पे हैं, सभी लोग जो भी वीडियो देखते हैं जय हिंद ज़रूर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।